घर पे रह, तो मैं लेके नहीं आई थी। मेरा मन तो था एक हाथ पे तो लगाने का, पर चलो कोई बात नहीं, जा नहीं पाई मैं। अब मुझे दुख हो रहा, लगा लेनी चाहिए थी, मैं भी दिखा पाती, बताओ। मैम आज रात को हमारे लगा बायो, देना, फिर कल दिखा देना। अच्छा खाना खाना बनाना मैंने आज, बताओ मैं किसने क्या, मेरे हमारे बायो वाले सर ने 2.5 घंटे की क्लास, 2.5 घंटे बायो, हमारे 2-2 आवर की बायो और फिजिक्स की क्लास हुई, इतनी बायो भी नहीं पढ़ी जाती। मतलब ठीक है, अच्छी है बायो, इतनी भी थोड़ी ना कि पढ़ती। आज मैंने भी क्या पढ़ा, आज मैंने बायो में पढ़ा, हे भगवान मैं खुद ही भूल गई, मैं भूल गई मैंने क्या पढ़ा। मैंने आज 11th में पढ़ा था मोफोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हाँ तो चीजें पढ़ी थी। जनरली मैं 2 चैप्टर रखती हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन होने तक क्लास का टाइम हो जाता है। पहली बार मेरे सारे क्वेश्चन भी हो गए, दैट इज अ गुड थिंग। कुछ बच्चों ने, वाइवा था सुबह 5 बजे, तो उन्होंने मुझे उठा दिया और फिर मैं इसी बहाने उठ गई। एक बच्ची ने, क्योंकि मैंने उसको कल बोला था कि मैं ना सोती रह जाऊंगी, तो उठ जा मुझे उठा देना, वो दिल पे ले गई। उसने मुझे 4:30 बजे उठा दिया यार। इतनी जल्दी थोड़ी उठाना था। और मैंने डर गई, मैं डर गई, मैं कहा मुझे फोन आ रहा है, मैं कितने घंटे लेट हूँ, और मैं डर कैसे उठी। मैं हाँ, अरे मैम वाइवा था, उठ जाओ। मैं कहा ठीक है। मैं भाग के जब लैपटॉप ऑन किया, मैं कहा है, तो ये धोखा किया इसने मेरे साथ, मैं इतनी जल्दी क्यों उठाया। कह रही आज मैं भी जल्दी उठ गई, मैंने सोचा आपको भी उठा लूं। मैं बहुत बढ़िया। मैं आपको डांटा? नहीं डांटने की क्या बात है, उसने तो प्यार से बोला, वो इतनी प्यारी सी बच्ची है, मैं डांट नहीं सकती उसको, तो बड़े प्यार से बोला। मैंने सोचा मैं जल्दी उठ गई, आपको भी उठा दूं। मैं कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें डांटने की बात है। चलो आगे पढ़ लेते हैं, इसीलिए आए थे। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, तुम्हारे संडे पेपर टेस्ट में कौन सा चैप्टर आ रहा है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। तो उसके हम क्विक रिवीजन करेंगे। आज डेट है हमारी 1 नवंबर। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से आज ही खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि हम लोग इसको कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसके साथ भी तो हमने काफी कवर कर लिया था ना। यो मैम। तो इसलिए आई ट्राई कि ये आज ही कवर हो जाए, वन शॉट में खत्म हो जाए, ताकि फिर हम कल से इसके क्वेश्चन लगाए, ठीक है। बाकी देखते हैं कितना होता है, बिकॉज क्या है ना, वन शॉट मैंने अभी तुम्हारे साथ अभी तक किया नहीं, 1 आवर में वन शॉट कितना हो पाएगा, आई एम नॉट श्योर, राइट। तो देख ले फिर करके स्टार्ट करें। यो मैम। एक सेकेंड, ओके, 1 मिनट। अच्छा आज मेरे को आपको 5 मिनट्स पहले छोड़ना है। यो मैम। मैं कैसे बता बे मैम क्योंकि केमिस्ट्री की 7 o'clock क्लास है। हाँ, तो मेरे को 5 मिनट्स पहले छोड़ना बेटा, और तुमको तो पता ही है मेरे को तो भूल जाएगा, तुम मुझे बता देना। यो मैम। 5 मिनट्स पहले बता देना, आधे घंटे पहले मत बोलने लग जाना कि मैम मैंने सोचा दिला दूं। मैम। मेरे को मैं सोचा मेरे को जल्दी याद आ गया तो आपको भी दिला दूं। मेरे को इतनी हंसी आई ना, उसने मुझे 4:30 बजे उठाया। मैं कहा हे भगवान, शुक्र है ये बच्ची सो गई थी, और बजा रात, चला रात को इसकी 1 बजे जाग खुली है ना। मैम मैं उड़ गई थी, अब वाइवा वाइवा खेलते हैं। इतनी शिद्दत से तो मैंने वाइवा नहीं लिया, इतनी शिद्दत से उसने दिया वाइवा। चलो आइए, तो स्क्रीन शेयर हो गई। नो मैम। ये यूनिट वाली कौन नो सी, मैम। तो कल ही पढ़ ले। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्विकली चैप्टर की रिवीजन करनी है जितनी हम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये इकोलॉजी का चैप्टर है, तो हम एनसीईआरटी को फोकस लेकर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से इतने आते हैं, वही नहीं याद होती हमें। एक्स्ट्रा बाद में पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी तो कर ले याद, है ना। तो फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जब थ्योरी ज्यादा होती है ना, तो उसमें हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, इकोलॉजी उतनी ज्यादा फाइन होती चली जाएगी, मतलब साफ होती चली जाएगी, और तब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। याद रखना, इको का पेपर हमेशा डिफिकल्ट आता है। तो हमने डिकोड करनी है एनसीईआरटी, तो तुम एनसीईआरटी ओपन कर लो सब, मैं रीडिंग बताती जाऊंगी आपको कहाँ अंडरलाइन करना है। कर लिया ओपन? यो मैम। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर कौन सा है पहला? मैम 260, 216 न्यू बुक में। और पुरानी बुक में 258। 58, ठीक है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी है, बायो मत, दे आर टॉकिंग अबाउट लिविंग
व्हेन आई से लिविंग, आप उसमें हर किसी को कंसीडर करते हो, ठीक है। आप बात कर रहे हो यहाँ पर, बस हम माइक्रोब्स की बात नहीं करते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि माइक्रोब की बायोडाइवर्सिटी किसी ने अभी तक कैलकुलेट करी ही नहीं है। तो लिविंग में हम लोग प्लांट्स भी लेंगे, लिविंग में हम लोग एनिमल्स भी लेंगे, ठीक है। याद रखना, लिविंग्स में हम लोग फंजाई भी लेते हैं, राइट। मेनली प्लांट्स एंड एनिमल होता है। लिविंग में हम लोग कहीं कहीं प्रोटिस्टा की बात भी कर लेते हैं, कम बात करते हैं इसकी, लेकिन हम मोनीरा को जनरली कंसीडर नहीं करते। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है उसके बारे में चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी, ये टर्म दी किसने थी? टर्म वाज गिवन बाय वेल्टर रोसन। हाँ, वॉल्टर रोजन, राइट। हमने कहा था ना रोज लेकर वो गए थे, लेकिन इस टर्म को फेमस किसने करा था? एडवर्ड विल्सन, राइट। इसी पेज की लास्ट लाइन है। यो मैम। ठीक है, बस ये पेज हो गए, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है। अब तुम वैरायटी कैसे कह रहे हो? उसको देख के वैरायटी कह रहे हो कि एक डॉग है तो पमेरियन हो गया, तो लेब्राडोर हो गया? ये तुम किस सेंस में वैरायटी कह रहे हो कि डॉग किन किन से मिलते हैं, कि वो वुल्फ फैमिली से आया है? क्या कहना चाहते हो? डाइवर्सिटी क्या है? तो ये कहते हैं बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहली डाइवर्सिटी इज जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं, मतलब जीन लेवल पे डाइवर्सिटी। तो इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं एक प्लांट जिसका नाम है वोमिटेरिया, है ना। ये हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिलता है, सेम प्लांट है। फर्क क्या है कि जैसे मान लो एक जगह पे तुम एक मान लेते हैं प्रीति के घर के पास ये प्लांट मिल रहा है, तो वहां पर जो इसके अंदर केमिकल बनता है ना, कौन सा केमिकल बनाता है ये बेटा? मेमोरीज फिन रेस्पेराइन। क्या? रेस्पेराइन। रिजरपाइन, ठीक है। हाँ मिशाल बोलो। कुछ नहीं, आंसर बताने के लिए। कोई ना। तो रिजरपाइन बनाता, तो मान लो तमन्ना के घर के पास ये प्लांट मिलता है, तो वहां पे जो केमिकल बनता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग होती है, मे बी ये थोड़ा थिक फॉर्म में निकलता है। लेकिन यही प्लांट जब नीलम के घर के पास मिलता है तो वहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत थिन होती है। जो तमन्ना के घर के पास मिल रहा है वो बड़ा पोटेंट है, थोड़ा सा यूज करने से वर्क कर जाता है। जो नीलम के घर के पास मिल रहा है उसके अमाउंट ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो ये फर्क क्या है कि ये रिवॉल्फिया वोमिटेरिया है तो दोनों प्लांट ही, लेकिन उनके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा फर्क है। तो मे बी जो तमन्ना के घर के पास मिल रहा है वो उसका जो प्रोटीन एक्सप्रेशन होता है तो उसमें रिजनपाइन अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, लेकिन जो नीलम के घर के पास मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं पड़ रहा है। इसे हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब रिजनपाइन किस लिए यूज होता है? मेडिसिनल प्लांट है, किस लिए यूज होता है? कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद दूसरे लेवल पे डाइवर्सिटी कौन सी हमारी? स्पीशी डाइवर्सिटी, है ना। स्पीशी डाइवर्सिटी पे हमने क्वेश्चन भी किया था कल कि स्पीशी डाइवर्सिटी में जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं दैट इज जैसी जगह है वैसे वहां की डाइवर्सिटी होगी। तो इसमें हमने इंडिया की बात करी थी और हमने कहा था ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्टर्न घाट्स जो है वहां पर किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है? एम्फीबियंस की। हाँ, डाइवर्सिटी मोर, ये साथ साथ लिखना है मैम। हाँ, ईस्टर्न में कम नहीं होती? मैं एक्चुअली ज्यादा होती है, मैं बोल ईस्टर्न नहीं लिख नीचे वेस्टर्न रही हूँ सॉरी, ये देखो वेस्टर्न, ठीक है, और ईस्टर्न में कम होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लेस एम्फीबियन डाइवर्सिटी। चलो अच्छा, तुम ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। सो ईस्टर्न में ज्यादा होती है, वेस्टर्न में डाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है। साथ साथ में शॉर्ट नोट फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाते रहो। लास्ट डाइवर्सिटी कौन सी वाली पड़ी थी? मैम आपने फिर से उल्टा बोला। इकोलॉजिकल। हाँ, ईस्टर्न में कम होती है, वेस्टर्न में ज्यादा होती है। अब ठीक है। यस। लास्ट डाइवर्सिटी इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि इकोसिस्टम की बात करो पूरे, जैसे पूरे इकोसिस्टम में बोलते तो इंडिया है। इंडिया अपने आप में एक इकोसिस्टम है ना, एक बाउंड्री है उसके पास, सारे लिविंग बींग रह रहे हैं, इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम की बात करें, इंडिया में जो वैरायटी आपको डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्वे, है ना। ये वन एग्जांपल था इसका। वो कह रहा है एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम से कंपेयर करो, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, राइट। समझ गए? तो अगर डाइवर्सिटी की बात कर रहा है तो मैं डीएनए की भी बात कर रही हूँ और एक पूरे इंडिया जितने इकोसिस्टम की भी बात करूँ। डाइवर्सिटी हर लेवल पे है। क्लियर? तीनों पॉइंट्स? मैम। सही नहीं। नेक्स्ट पे आओ, अब ये वाला पेज निकालो।
ये वाला पेज नंबर बताओ कौन सा है? आई थिंक उसी के नीचे है। 259 279 अच्छा ठीक है। तीन नई Okay, पहले बताओ न्यू बुक किसके पास है? रेज योर हैंड। रिया, यस मैम। तो मुझे बताओगी हमेशा न्यू बुक में कौन सा पेज नंबर है, ठीक है? तो बताओ पेज नंबर कौन सा है ये? 217 217। और पुरानी बुक किसके पास है? मैम। प्रीति, तो मुझे ओल्ड बुक का बताओ कौन सा पेज नंबर है? 259 259। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगी तो इन्हें बोलने देना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा ना बेटा। अरुषि अब उसने बोल दिया, कोई बात नहीं, सुनी थी। फिर तुम्हारी टर्न नाउ। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इंडिया? देखो अगर हमने जब क्वेश्चन करे थे कल, तुमने देखा था ना इन्हीं स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसी पेज पे, सबसे पहला क्वेश्चन है IUCN की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 3 N 2 N आते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एक N लिखा होता है, ठीक है? यूनियन 4 है, ये ऑफ नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है ऑफ कहाँ है 4 कहाँ है, इसे ध्यान से करना। इन्होंने 2004 में कहा था, 2004 में कहा था द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। देखो प्लांट और एनिमल कह रहा है, वो फंजाई नहीं इंक्लूड कर रहा है इसमें, प्रोटिस्टा की भी बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं प्लांट और एनिमल की जो टोटल स्पीशीज डिस्क्राइब हुई है अभी तक, वो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन है, ठीक है? मतलब स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन है, अभी भी डिस्कवर हो रही है, ठीक है? ये एक लाइन क्वेश्चन बन सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हमने ऐसे बनाया था अर्थ और हमने कहा था कि अगर ये ट्रॉपिकल है तो उसके पास कौन सा होगा? टेम्परेट। और हमें पता है कि ट्रॉपिक में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है या कम? ज्यादा। तो उसका डाटा रखना मुश्किल है, लेकिन टेम्परेट में कम है तो उसका डाटा रखना आसान है ना। तो इस पॉइंट से इसको छोटा सा सर्कल बना लो एनसीईआरटी में ऐसे ही, और इस पॉइंट से साथ में लिख लो दैट फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, सबके लिए नहीं लेकिन काफी सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप है ऐसे जिनके लिए स्पीशी इन्वेंटरी मतलब स्पीशी डेटा आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये नीट की लाइन है, ठीक है? लास्ट बहुत प्यारी लाइन आती है कि रॉबर्ट मे ने, अभी तक सबने बहुत तुक्के मारे हैं, सबसे अच्छा तुक्का जो बचा है वो है रॉबर्ट बे का। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि लगभग ग्लोबली पूरी दुनिया में स्पीशी डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन है। अबाउट को अंडरलाइन करो क्योंकि अबाउट भूल जाते हैं हम, अबाउट है, एग्जैक्टली नहीं बोला, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब अगर अब इस पेज पर आते हैं, ये वाला पेज नंबर, नेक्स्ट पेज खोलो। इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। बता दूं? ठीक है, कितने मिनट हुए? 12। 12। और कौन से पेज नंबर पे हम कितने पेज कर लिए हमने? एक साइड को एक पेज बोलना मैम 2 पेज थर्ड पेज पे है ना, थर्ड पेज पे हम लोग, राइट? तो क्विकली रिवीजन ऐसी हो जाती है, जिसको ना समझ आए रोक देना, ठीक है? अब देखो, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, ठीक है? तो वो कह रहा है साइड में पॉइंट बना लो ना, अपनी कॉपी में छोटे पॉइंट बनाओ। मोर देन 70%, ठीक है? मोर देन 70% जो स्पीशीज रिकॉर्ड हुई है दैट इज ऑफ एनिमल्स। ऐसे लिख लोगे ना जल्दी याद आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें कह रहे हैं वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, अब प्लांट्स के अंदर ही उसने फंगा भी डाल दिया, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। इसमें कह रहा है कि बाकी की जो चीजें हैं जैसे प्लांट्स, अब प्लांट्स में वो किस किस को इंक्लूड कर रहा है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो मैं प्लांट्स में कैसे करती हूँ, हम बोलते हैं प्लांट्स में होती है एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, और इसने कौन सा मिस किया बीच में? फंजाई टेरिडोफाइट मिस किया, यस राइट। तो उसने कहा प्लांट्स में एक्सेप्ट टेरिडो, टेरिडो की पॉपुलेशन को उसने लिया ही नहीं है। कितनी परसेंटेज कॉम्प्राइज कर रहा है? 22% डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, ठीक है? टेरिडोफाइट को उसने मिक्स किया। वो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि इसने जो 22% की टोटल बोला है कि जो पूरी दुनिया में प्लांट्स है 22% है, उसमें किसको मिस कर दिया इसने? टेरिडोफाइट को मिस कर दिया इसने, ठीक है? लेकिन किसको इंक्लूड कर लिया इसने? फंजाई को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि फंगस इसका पार्ट था नहीं प्लांट का, लेकिन इंक्लूड कर दिया। चलो, अमंग एनिमल्स, अब इस लाइन से बहुत बार क्वेश्चन आया है, देखो। अमंग एनिमल इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज, इतना आपने को पता है कि एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा खा गया है ना। तो एनिमल्स में इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स भी किसके पार्ट है? आर्थ्रोपोडा का। तो आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा है,
यो मैम। ठीक है, मेकिंग अप टू 70% ऑफ द टोटल। तो एनिमल में भी अगर 70% है, उसका 100% में भी 70% सिर्फ इंसेक्ट्स ही हैं सारे एनिमल में। देखो ये इतने ज्यादा है। इसमें से इन्होंने एक लाइन बनाई है जिससे क्वेश्चन बना था दैट आउट ऑफ 10 एनिमल ऑन दिस प्लेनेट 7 इंसेक्ट्स ही है। तो अगर तुम कैलकुलेट करने लग जाओगे ना, मान लो किसी जंगल को तुम स्टडी कर रहे हो, मान लो छोटे सा फॉरेस्ट स्टडी कर रहे हो, तो तुम देख रहे हो उसमें हर 10 एनिमल जो तुमने देखा उसमें से 7 तुमको इंसेक्ट्स ही मिलते हैं। हर 10 एनिमल में एक प्लॉट तुमने स्टडी करा, वहां पे 10 में से 7 इंसेक्ट मिलेंगे, फिर आगे वाले प्लॉट में जाओ फिर 10 में से 7 इंसेक्ट मिलेंगे, लगभग ऐसा चलता है। ठीक है, क्लियर है? यो मैम। यो मैम। ये कुछ लाइन से जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये तो हमने कल ही करा था पाई चार्ट, है ना? ये तो कैसे याद किया था हमने? इसको सर्कल में याद किया था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की है, तो इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट में हम सबसे ज्यादा डालेंगे। इंसेक्ट्स के बाद हमने कैसे याद किया था कि प्लांट किंगडम में क्या होता है? आई एम इनवर्टिब्रेट, एंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथ, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर हमारा आ जाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट लिखा है ना। और आर्थ्रोपोडा के बाद क्या है? मोलस्का। मोलस्का। और इससे मुझे याद था कि नेक्स्ट वाला ग्रुप मेरा मोलस्का होगा, है ना। उसके बाद बीच में इन्होंने क्रस्टेशियन डाल दिए, और नो रीजन यहाँ डालने नहीं चाहिए थे, मतलब पढ़ने मुश्किल है, लेकिन क्रस्टेशियन ही आ गए। क्रस्टेशियन और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, तो ये यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में याद किया था। वर्टिब्रेट कैसे याद किए थे कि सबसे ज्यादा मछली होती है, और वर्टिब्रेट में हमको चार्ट याद है कि सबसे पहले आती है पाइसिस, पाइसिस के बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल, स्पोर्ट्स, मैमल्स। हाँ, हमने इसमें देख लिया था कि एम्फीबियन की पॉपुलेशन लगभग इक्वल है मैमल की पॉपुलेशन, मैमल। बर्ड्स की पॉपुलेशन लगभग इक्वल है रेप्टाइल। लास्ट है नीचे प्लांट्स का, जिसमें हमने करा था कि फंगाई और एल्गा मिलके क्या बुलाते हैं? इसकी बार्क पे जाके लग जाते हैं एंजियोस्पर्म। उसके बाद फर्न एंड मॉसेस आपने खुद से याद करे थे, राइट? तो कॉल हुआ थोड़ा थोड़ा। यो मैम। चलो मैम, अब है इंडिया का डाटा। तो पेज नंबर बताओ मुझे, इंडिया का डाटा बेटा कहाँ लिखा है? नई बुक 61 मैम। 261। ओ सॉरी, हाँ बोलो, पुरानी वाली बुक में, नई वाली बुक में फाइल तुम बता दो। 219। ठीक है जी। तो देखो इंडिया का डेटा है, अब सीधा इंडिया का डेटा हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। तो लैंड कवर कितना करता है? पूरी धरती है ना, पूरी धरती में छोटू सा बिंदु है हमारा इंडिया, तो कितना एरिया कवर कर रहा है पूरी धरती का? 2.4%। कैसे याद रखा है मैंने? 1 से, सॉरी मैंने कैसे याद रखा है, मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने याद रखा है 2 के बाद 4 को डबल कर दो 8, 2 का डबल करा 4 का डबल करा 8। ठीक है, तो 2.4% ये लैंड कवर करता है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी कितनी है इसके पास? लगभग पूरी दुनिया के कंपैरिजन में 8.48, राइट? तो लैंड इतना सा, लेकिन इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी मेगा बायोडाइवर्सिटी की लिस्ट में आती है? 12 बायोडाइवर्सिटी की लिस्ट में आ रही है, राइट? अब इसी में देखो, देख के बताओ कि इंडिया के अंदर नियरली कितने प्लांट्स और एनिमल डिस्कवर हो चुके हैं और कितने डिस्कवर होने वाले? पहले बताओ डिस्कवर कितने हो चुके हैं? हाथ खड़े करने हैं। विल बी डिस्कवर। ओके, तो हमें बताएगी आरुषि कितने डिस्कवर हो गए बेटा? 45,000 प्लांट्स एंड उसके ट्वाइस एनिमल। तो 45 का ट्वाइस कितना होगा मनीषा? 90 है 90,000। वेरी गुड, ठीक है। और हम एस्टिमेट क्या लगा रहे हैं कि फ्यूचर में कितने और डिस्कवर होंगे नीजू? मैम 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल्स। 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल। तो कि तुमने पीछे ही तो देखा है कि एनिमल पॉपुलेशन ज्यादा है, इंसेक्ट से सबसे ज्यादा है ना। तो इसलिए याद रखना, अगर तुम्हें एग्जैक्ट नंबर भूल भी गया तुम ऑप्शन देके पता लगा लोगे कि ज्यादा एनिमल का आएगा। क्लियर है इतना? यो मैम। सारा डेटा हमारे इंडिया का था। ओके डन। तो एक बार अब देखते हैं, रॉबर्ट मे ने यहाँ पर भी एक लाइन बोली है, ठीक है। तो रॉबर्ट मे ने सबसे पहले बोला था टोटल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कितनी है? लगभग About 7 million. हाँ, अबाउट 7 मिलियन। वेरी गुड।
और सो फार बायोडाइवर्सिटी ग्लोबली इतनी डिस्कवर हो चुकी है उनके हिसाब से, इंडिया नहीं बोल रहा, ग्लोबली बोल रहा है, कितनी हो चुकी है? 22%. 22%. कितने परसेंट? 22%. 22%, लगभग 22%, राइट? क्लियर है सबको? Yo, ये दो बातें तो नहीं भूलेंगे ना मुझसे रिलेटेड डेटा, राइट? ma'am. बोलो भाई, किसको डाउट? मैम उसने 22% लिखा है, अबाउट 22% नहीं है. अबाउट नहीं है 22. एग्जैक्टली हम कहीं नहीं लिखेंगे बेटा, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा हमेशा, कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है? हमेशा एग्जैक्ट कभी नहीं आएगी, राइट? चलो अब पेज नंबर कौन सा है ये जहां पर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है? 261. और न्यू वाली में 219. 219. अब बताओ कितने मिनट हो गए क्लास को? 620. पेजेस हो गए, कौन से पेज पे हम लोग? फोर्थ पेज पे, ठीक है? किसी के फोर्थ पे, किसी के फिफ्थ, ठीक चल रहा है? समझ आ रहा है? ऐसी होती है। चलो अब देखो, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझना था हमने, राइट? तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये कहाँ से आ गया? हाँ, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी का कैसे कैसे पढ़ा हमने? दो तरीके से करा। हाँ मनीषा? जो ये होता है कि 23 डिग्री इन नॉर्थ, 23 इन साउथ, ये वाला आप दिखा दो। हाँ बिल्कुल, जैसे ये अर्थ है ना, हम लोग इक्वेटर से डालते हैं। इक्वेटर इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है? तो दिस इज एन इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन है। तो मैं इक्वेटर पे जो वैल्यू रखूंगी वो 0 रखूंगी। अब इसको तो सर्कल ही इमेजिन करिए, सर्कल है। तो अगर यहाँ पे स्केल लेगी आपने, यहाँ पे डी लेगी अपना, और उससे यहाँ पर लाइन खींच ले, इमेजिनरी, सारी लाइनें इमेजिनरी है सिर्फ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे लाइन खींच लेगी ना, जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना, उसको हम कहेंगे। अब देखो, ये हम लेते हैं ईस्ट, इसको लेते हैं वेस्ट, इसको लेते हैं नॉर्थ, इसको लेते हैं साउथ। इंडिया का मैप भी ऐसे ही कराती हूँ ना मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तुम नॉर्थ, यो मैम, राइट? तो देख, अब अगर मैं यहाँ बोल दूं 23, तो 23 डिग्री का एंगल बना है किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। और अगर मैं बोल दूं यहाँ पर, तो क्या बनेगा एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ। क्लियर है मनीषा? यस मैम। ठीक है, ओके। सो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है और एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है। तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कैसे फैली है, ठीक है? तो ये जो हमने अभी एंगल करा है, इसी एंगल में हम पढ़ते हैं। उसने इसीलिए आपसे पूछा था कि वो आपको बताते हैं कि पूरे अर्थ को हम ऐसे इमेजिनरी लाइन में डिफाइन करते हैं। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो मुझे बताओ, 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी या 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ? 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ रीजन कौन सा है? पोल पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। नो मैम। इक्वेटर के जो पास है उसके पास डाइवर्सिटी ज्यादा होगी ना। यो अगर मैं यही कर दूं, लेट्स से मैं ये कर दूं 55 डिग्री साउथ, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ होगी? 90 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ, या 55 डिग्री साउथ? 23 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 23 डिग्री 55 डिग्री साउथ। यस, ठीक है, राइट, गुड। ठीक है, तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अब अभी बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के लिए हमने एक ट्रिप बनाई थी, आपको याद है? हम लोग बर्ड्स देखने गए थे। हाँ, तो बर्ड्स की स्पीशीज देखने के लिए सबसे पहले हम कोलंबो गए थे। वहां पे हमें कितने बर्ड्स की स्पीशीज मिल गई थी? 14,000 या 100? 1400। फिर हम वहां से बोर होके न्यूयॉर्क की तरफ चले गए थे। वो ऊपर जा रहा है, देखो वहां पे एंगल भी लिखा है, वो ऊपर को जा रहा है। तो न्यूयॉर्क में जाके हमें कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी मिली थी? 105। और अगर फिर हम ग्रीनलैंड चले गए थे, उदास हो गए कि यहाँ तो बहुत बिल्डिंग थे, तो ग्रीनलैंड में कितनी मिली थी? 56। लेकिन फिर हमने बोला ग्रीनलैंड में तो हमें हरियाली नहीं मिल रही है, तो बहुत ठंड है। हम वापस घर आ गए थे और घर पे कितनी थी? 1200। तो हमें इतना पता चला कि कोलंबो ज्यादा इक्वेटर की तरफ है, ठीक है? ज्यादा इक्वेटर की तरफ है, इंडिया ज्यादा इक्वेटर की तरफ है, इसलिए वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। समझ आया? और एग्जांपल करा था, एक एग्जांपल तो ये है जो आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी के साइड में छोटा सा ही फटाफट से अपना ये मतलब ये ट्रिप बना लेना, छोटू सा फटाफट।
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी बनेगा, ठीक है। एक दिन आज पढ़ के चले जाओगे तो नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। एक और एग्जांपल हमने ये पढ़ा इक्वेडोर का। इक्वेडोर जो इक्वेटर की तरफ होता है, तो इक्वेडोर में जो वेस्कुलर प्लांट है उसकी वैरायटी ज्यादा होती है। यो मैम, क्या लिखा है लाइन, पढ़ के सुना। Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in a temperate region like as the Midwest of the USA. यस, तो यूएस के मिड वेस्ट रीजन में अगर आप जाते हो उसके कंपेरिजन में इक्वेडोर में आपको ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी मिल जाती है, ठीक है। 2 एग्जांपल पढ़े थे बस। नेक्स्ट अब देखो इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल बहुत बार किया है, तो मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि आपने अपने सामने देखा था, बहुत बार आया है कि ऐसा क्या है इक्वेटर के पास कि वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने आपको पॉइंट्स में आंसर दिया, तो स्कूल में भी पॉइंट्स में ही लिख के आना, और यहाँ आंसर दिया है कि पहला, speciation is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past. Tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. इसका मतलब क्या है कि speciation तब हो सकते हैं जब अच्छा सा टाइम मिले, ठीक है। अच्छे टाइम के लिए किसी स्पीशी को आपको छोड़ना पड़ेगा 100 सालों के लिए, 200 सालों के लिए, तब नई स्पीशी का जन्म होगा, उसे कहते हैं स्पीसिएशन। वो कह रहे हैं अनलाइक, ये कंपेयर कर रहे हैं आपको, कह रहे हैं टेम्परेट में क्या होता है, टेम्परेट में बार बार ग्लेसिएशन हो जाता है। बेटा श्वेता माइक बंद बेटा, देखो कर ले, बातें कर ले, पढ़ मत लियो, याद दिलाना अगला क्वेश्चन इसी से पूछना है। तो कह रहे हैं कि जो टेम्परेट रीजन है ना, वहां पर बहुत जल्दी बर्फ जमती है, बहुत जल्दी बर्फ पिघलती है, टेम्परेट रीजन में बहुत ग्लेसिएशन होती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदलता रहेगा और चलता रहेगा तो दिक्कत होगी ना, वहां पे स्पीशीज को एडजस्ट होने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि वो नए फीचर्स कैसे डेवलप करेगी ना, राइट। तो टेम्परेट में तो बहुत ज्यादा ग्लेसिएशन होती है, लेकिन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इस वाले रीजन में, ट्रॉपिक्स में, यहाँ पर बहुत टाइम के लिए अनडिस्टर्ब एरिया रहता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर के लिए ज्यादा डिस्टर्बेंस होती नहीं है, इसलिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है इवोल्यूशन को काम करने के लिए और नई स्पीशी को बनने के लिए। समझ आया? ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट टेम्परेट से कंपेयर करके बता रहा है तुमको कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होते हैं, ठीक है, और इसमें मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो 3 बात याद रखनी है हमने ट्रॉपिक्स के साथ में लिख लो। ट्रॉपिक्स कैसे होते हैं? लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। हाँ ठीक है जी, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसे में ही पेपर निकल जाएगा। इतनी इंग्लिश नहीं याद आएगी तुम्हारे को। क्या लिखा था? हाँ जी मनीषा। मैम हमने जो एक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें था कि जहाँ पे स्पीशीज ज्यादा होती है वहाँ पे वेरिएशंस कम होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, उसका एग्जांपल हम ट्रॉपिक्स भी दे सकते हैं ना। जहाँ स्पीशीज ज्यादा होती है वहाँ वेरिएशन कम होती है। मैम वेरिएशन कम होती है मतलब सीजनल वेरिएशंस, जैसे उसका सीजन का उस पर कम डिफेक्ट होगा। जैसे हमने एक जो थ्योरी सेन में पढ़ी है, जो वो टिलमैन की स्टोरी है, वो कहता है जहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर ट्रॉपिक्स भी ऐसे होगा ना। तुमने कुछ और बोला मुझे। हाँ ट्रॉपिक्स का उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन तुमने बोला कुछ और है अभी। तुमने मुझे बोला है कि जहां मुझे समझ आया, यू सेड कि जहां पर स्पीशीज मोर होती है। क्या बोले यार? बोलो अब, बोल कि जहाँ पे स्पीशीज ज्यादा होती है वहाँ पे वेरिएशंस कम आती है। स्पीशीज मोर, जहाँ पे स्पीशीज मोर है वहाँ वेरिएशन। बेटा जब वेरिएशन वर्ड बोल रही है ना उसको कंप्लीट बोल, क्योंकि वेरिएशन जब तू बोल रही है तो मेरे दिमाग में डीएनए क्लिक हुआ। तो जहाँ स्पीशीज ज्यादा है वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो वेरिएशन का रिलेशनशिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है ना, तो ये स्टेटमेंट बनी नहीं। तो जहाँ स्पीशीज ज्यादा है वहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबल है वो इकोसिस्टम, ठीक है। और स्पीशी भी डाइवर्सिटी वर्ड यूज करेंगे तो बेहतर है, तो क्योंकि तूने वेरिएशन बोला ना तो मैं वही रुक गई, क्या बोल गई ये क्या पढ़ागी चलो। Now, such constant environment promote niche specialization, क्योंकि constant environment है इसी वजह से उसकी निश पक्की होगी कि मेरे को ये खाना है
है ना। जब अपना खाना डिसाइडेड है तो फिर इधर उधर नहीं भटकेगा ना। जब तुमको डिसाइडेड है कि यार देखो बहुत सारे पेपर देने हैं, लेकिन तुमको पता है तैयारी तुम सिर्फ नीट की करोगे, नीट की तैयारी करोगे, बाकी सारे पेपर की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी ना। क्या का पढ़ रहा है, कोई एम्स का पढ़ रहा है, कोई चाचा जी का पढ़ रहा है, कोई मामा जी का पढ़ रहा है तुम सिर्फ नीट पढ़ो, बाकी सारे पेपर हो जाएंगे। तो तुम्हारी नीट स्पेशलाइज होगी, तब तुम इधर उधर धक्के कम खाओगे ना। बस सेम चीज होती है कि जब नीट स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो स्पीशी डाइवर्सिटी वहां बढ़ जाती है, वहां पे कोई भी स्पीशी अच्छे से रह सकती है, अच्छी डाइवर्सिटी हो जाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज देयर इज मोर सोलर एनर्जी। सबको पता है ट्रॉफिक्स में सोलर एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी कौन सी? नेट एनपीपी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ज्यादा है। ठीक है। दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। ठीक है। तो 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें पता चला है कि ट्रॉफिक में डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है। क्लियर? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। चलो अब आता है, हम क्या कर रहे थे, हम ग्रेडियंट ही तो पढ़ रहे थे ना। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया ये एग्जांपल्स के साथ कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। अब हम स्पीशी एरिया रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का ये कर्व है। स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का कर्व हमें क्या बताता है? ये बताता है कि अगर कोई एरिया है, मैं किसी एरिया को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे नई नई स्पीशी मिलती रहेगी, डॉग, कैट, बटरफ्लाई। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा एरिया डिस्कवर करने लग जाऊंगी ना, तो वही एनिमल रिपीट होने लग जाएंगे। यही रिलेशनशिप था, स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का कर्व, याद है? लेके करा था हमने। तो एक्स एक्सिस में एरिया रखना है और स्पीशी रिचनेस रखनी है वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप देखोगे पहले जितना जितना एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो, स्पीशी रिचनेस, ये कलर नहीं दिख रहा, जितना जितना एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो उतना उतना स्पीशी रिचनेस बढ़ रही है। पर देयर विल बी अ टाइम जो उसके बाद वो कांस्टेंट होगा। जितना मर्जी तुम एरिया एक्सप्लोर कर लो, स्पीशी रिचनेस सेम चल रही है ना, ऑलमोस्ट सेम है। सही है ना? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो स्ट्रेट लाइन होगी डेफिनेटली वो लॉग वाला होगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला था इसका, स्पीशी रिचनेस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस इक्वल्स टू सी ए का जी। सर के ऊपर जी लगाते थे। ए मतलब एरिया, जितना एरिया एक्सप्लोर किया उतनी स्पीशी रिचनेस बढ़ेगी अप टू अ सर्टेन पॉइंट। सी का मतलब क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के पीछे जाके जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये वैल्यू होगी मेरी सी की। और जेड का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मतलब कितनी खड़ी चढ़ाई है, कितनी टेढ़ी चढ़ाई है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो मनीषा। हम गलती से हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी को मैं लॉग टेबल में लाऊंगी तो कुछ नहीं कर दूंगी, एस के आगे लॉग एस लगा दूंगी, ए के आगे लॉग ए लगा दूंगी और जी को पैरों में ले आऊंगी, सामने ले आऊंगी, राइट? तो ये दो फॉर्मूलाज थे हमने इसके साथ करे, करेक्ट? दोनों फॉर्मूला सीधे सीधे कल हमने जब संडे टेस्ट पेपर किया था डिस्कस, उसमें आया था ना ये फॉर्मूला सीधा। वी नो कि इंपॉर्टेंट है तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? तो सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, आपको ऐसे याद रख सकते हो। और ए अगर स्टार्टिंग का अल्फाबेट है तो जी से एबीसीडी एंड होती है, तो ए और जी को साथ में रखना है, ऐसे करके याद कर सकते हो। ओके चलो, इसी एरिया रिलेशनशिप के पॉइंट्स कर ले एक बार एक ही स्लाइड में कवर। इसको यही निपटाते हैं। देखो सारे आ जाओ। तो स्पीशी एरिया रिलेशनशिप दिया किसने था? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का कर्व बनाते हो तो वो कर्व की शेप कैसी आती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, लेकिन हर किसी के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आती है, किसी किसी के लिए आती है। जो नीट ने मेंशन करा, एनसीईआरटी ने मेंशन करा, वो कहता है कि अगर आप स्पीशी एरिया रिलेशनशिप कर्व बनाते हो एंजियोस्पर्म के लिए, आप बनाते हो मछली के लिए, वो भी फ्रेश वाटर, मीठे पानी की मछली, ठीक है, टेस्टी होती है खाने में ज्यादा, बर्ड्स और बैट्स के लिए, अगर आप इनके लिए स्पीशी एरिया रिलेशनशिप कर्व बनाते हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। बाकियों का उसने नहीं बताया, तो याद रखना ये वर्ड। वो बीच में गलती से एम्फीबियन डाल देगा और तुमको पूछेगा किसके लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यो मैम। अब इसमें जो जी की वैल्यू होती है वो जनरली कितने के बीच में आती है? 0.1 to 0.2। हाँ, तो जनरली जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है तकरीबन हर किसी के लिए। लेकिन ये है अगर आप एरिया कौन सा एक्सप्लोर कर रहे हो, फॉर स्मॉल रीजन। अब अगर आप बड़ा एरिया कंपेयर करो, जैसे कॉन्टिनेंट कंपेयर कर लो, ठीक है, राइट? अगर तुम दो कॉन्टिनेंट कंपेयर करो, कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़े होते हैं ना, एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, कितना बड़ा है। तुमने दो कॉन्टिनेंट कंपेयर कर ली। अगर दो कॉन्टिनेंट कंपेयर कर रहे हो तो अब तुम खुद सोचो ना, अगर तुम इंडिया से चाइना जाओगे, स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ेगी? वो तो एक ही कॉन्टिनेंट में।
अगर इसको हटाओ और तुम यहाँ से यूएस जाओगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी चेंज होगी ना, तो वो भी तो बढ़ेगी, राइट? तो अगर कॉन्टिनेंट कंपेयर करोगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी विल इंक्रीज। इसका एग्जांपल देते हुए, हाँ, इसका एग्जांपल देते हुए उन्होंने वैल्यू दी थी 0.6 टू 1.2, राइट? यो मैम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे सब ध्यान देंगे, दैट इज कि अगर आपका जो लाइन है वो बहुत स्टीप होती जा रही है, स्टीप मतलब चढ़ाई, हाँ चढ़ाई, जब खड़ी चढ़ाई होती जा रही है तो आपकी z की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना? 0.1 से 0.2 होगी, 0.2 से 0.5 होगी, तो स्पीशीज रिचनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इस रिलेशनशिप को याद रखना है। तो ऐसे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का पॉइंट खत्म, इतना सही था। डन। यो मैम, कौन से पेज में था ये? 262। बेटा मैंने 2 बच्चों को बोला था, सिर्फ वही बोलेंगे। यस मैम, 262। और दूसरी वाली बच्ची 220। 220, राइट? अब कितने पेज हो गए? मैम 5। अब आता है मनीषा जो आप पूछ रही थी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है, ये 2 लोगों ने बताया। एक थे डेविड टिलमैन, दूसरे थे पॉल एलरिच। डेविड टिलमैन आप टीले से याद रखो, टीला नहीं होता, छोटे से पहाड़ों से भी कम होता टीला, तो आर्टिफिशियल पहाड़ जैसा कह लो, है ना? तो उनसे याद रखना कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी किए थे प्लॉट, है ना? और इन्होंने प्लॉट स्टडी करके बताया था कि मोर स्पीशी डाइवर्सिटी होगी अगर किसी एरिया में, इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, इकोसिस्टम, यस, और इक्वल्स टू मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें डेविड टिलमैन ने। क्लियर है? हुआ कि क्लियर? ठीक है। अब दूसरा था पॉल एलरिच। पॉल एलरिच ने कॉन्सेप्ट दिया था हाइपोथेसिस व्हिच वाज नोन एज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। हाँ, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। एक्साइटेड होगी अगर, ये मुझे पता है, मैं बताऊंगी। गुड। दोनों ने कहा था एरोप्लेन बना लो। एक की तो प्लेन चीज है जो मेरे से थोड़ी हैंड से बन जाती है। मैं बिना साउंड इफेक्ट के नहीं कर पाऊंगी, मैं बिना साउंड इफेक्ट के अकेले भी नहीं पढ़ नहीं करते यहाँ पे, पता है आपको? क्या? ऐसे आवाजें नहीं निकालते वरना सांप आ जाता है। वेरी गुड पायल। क्यों करती है तू ऐसा? है मैम सच्ची में। हम क्लैपिंग हो जाएगी। मैम क्लैपिंग है तमन्ना के लिए, सॉरी पायल के लिए। इसके लिए तो बनती है माइक ऑन करके भाई। मैम क्लैपिंग, पायल की शाबाशी के लिए क्लैपिंग कर बेटा, कोई बात नहीं। अद्भुत हो आप, आपकी मूर्ति बनाई जाएगी। मैम सच में ऐसा यस मैम, पक्का बन दीजिए। बता, जब मैं इतने टाइम से हैदराबाद में रूम में थी और तब मैं बोलती थी कि यहाँ सांप निकलते, तब नहीं बता सकती। मैं तो पूरा दिन टू 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 करती रहती हूँ। मैम तभी सांप निकलते हैं। मतलब ये मुझे कटवाएगी किसी दिन, डसवाएगी। एंटी विनोम अच्छा ये बता दे, एक्टिव इम्यूनिटी देते पैसिव इम्यूनिटी? लगे आते ही बता दे। मैम पैसिव, नहीं सोच लो। पैसिव। मैम पैसिव इम्यूनिटी तो उसके जो अब एंटी विनोम हम लेते हैं उसमें होता क्या है? उसी का एंटीजन होता है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। मैम एंटीबॉडी होती है। हाँ, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, पैसिव इम्यूनिटी है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ इधर आओ, प्लेन चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैम आवाज मत निकालना। तो प्लेन चल रहा है, तो प्लेन में जो स्क्रू है, उन्होंने उस स्क्रू को बोला था रिवेट। और रिवेट स्क्रू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इकोसिस्टम को या स्पीशीज को? मैम स्पीशीज को। और प्लेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इकोसिस्टम। वो कह रहे हो एक एक स्क्रू निकालते जाओ, इकोसिस्टम डिस्टेबल हो जाएगा। तो एक एक स्पीशीज अगर एक्सटेंड होती रही तो इकोसिस्टम डिस्टेबल हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये बोला था। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कीस्टोन स्पीशीज का,
कीस्टोन स्पीशी उन्होंने बोला कि ये भी डिपेंड करता है कौन सी स्पीशी निकाल रहे हो। अगर तुमने बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी किसी इकोसिस्टम से एक्सटेंड कर दी तो जल्दी प्लेन क्लैश होगा। जैसे प्लेन का स्क्रू तुम निकालो उसके क्या कहते हो इंजन के पास से, मेरे को नाम याद, हाँ उसके पास से निकाल लो, प्लेन जल्दी क्रैश होगा। वैसे ही किसी जंगल से तुम सारे शेर हटा दो, पूरा जंगल एकदम भोकला जाएगा, इतनी ज्यादा हिरन की पॉपुलेशन हो जाएगी कि ग्रासेस ही नहीं बचेगी, तो सारे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो अगर कीस्टोन स्पीसी अगर एक्सटेंड होती है तो उससे क्या होता है, इकोसिस्टम कोलैप्स अर्ली, ठीक है। मैम। और अगर कोई पूछ ले कि तुमसे गलती से कि कीस्टोन स्पीशी क्या है, तो क्या मुंह नहीं बनाना, फिर क्या बताओगे उनको? मेजर स्पीशीज नहीं, मेजर इकोसिस्टम नहीं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसके कितने होते हैं? शेर कितने होते हैं एक जंगल में? एक नहीं होता, अकेले कोई नहीं रहता, बहुत सारे। इतने नहीं होते ना कंपैरेटिवली। अगर मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ डियर के कंपैरिजन में शेरों का नंबर कम होगा, है ना। मैम 5-6 छोटी छोटी फैमिली होती है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेस है, बट इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम इज इज मोर, ठीक है। तो उनका रोल बहुत ज्यादा है, उनका नंबर कम है, समझ आई? जैसे एक स्कूल में जाते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ टीचर में किसका नंबर ज्यादा होता है? स्टूडेंट। लेकिन इम्पोर्टेंस ज्यादा किसकी है? टीचर की, क्योंकि नंबर ऑफ टीचर ज्यादा कम है लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा है ना। एक टीचर कितने सारे क्लासेस पढ़ाते हैं, एक भी टीचर चला जाए तो बहुत सारी क्लासेस खराब होगी ना, बहुत बच्चों की एजुकेशन, राइट। कीस्टोन का ये मतलब होता है, नहीं? चलो हाँ प्रीति बोलो। मैम जैसे कि एक डेविड टिलमैन की लाइन है कि टिलमैन फाउंड दैट द प्लॉट with the more species shown less year to year variation in total biomass. वो कहना चाहता है कि जैसे ये प्लॉट है, डेविड टिलमैन ने बोला, दोबारा बोल। Tillman found that the plot with the more species showed less year to year variation in total biomass. तो ये प्लॉट बी है, ये वाला प्लॉट ए है, ठीक है। तो दो प्लॉट बना दिया मैंने। डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा दिख रही है तुझे? मैम ए में। ए में, ठीक है। अब हम इसको 10 साल के लिए ऑब्जर्व करेंगे। तो जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया 2000 में, तो 2000 जब चल रहा था तब मैंने देखा ए में जो प्रोडक्टिविटी थी, लेट्स से वहां से मुझे 100 kg वीट मिल गया, ठीक है। बी में जो प्रोडक्टिविटी थी लेट्स से 100 kg मिला। मैंने उसको ऑब्जर्व किया 2005 में। 2005 में भी मैंने देखा कि जो मेरे को मिल रहा था, वीट मिल रहा था, लगभग 100 kg या 100 kg मिल गया, 110 kg मिल गया। लेकिन बी में मैंने देखा कि सडनली प्रोडक्टिविटी 300 kg होगी। फिर मैंने उसको 2010 में ऑब्जर्व किया, तो फिर यहाँ पर मुझे लगभग लेट्स से 100 kg के करीब मिल गया। लेकिन मैंने बी के केस में देखा कि वहां पे प्रोडक्टिविटी कैसी थी, लेट्स से 80 kg होगी। तो ये क्या कह रहा है टिलमैन कि जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा थी वहां पे ईयर टू ईयर वेरिएशन प्रोडक्टिविटी में कम रहती है, ऑलमोस्ट सेम चलता है। तो हर साल आपको जितनी प्रोडक्टिविटी है उतनी मिलती है। लेकिन जहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है ना, तो वहां पे कभी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, कभी कम प्रोडक्टिविटी होती है। तो बी वाला इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल नहीं है। मैं कह नहीं सकती ना कि यहाँ पे सही से खाना बनेगा या नहीं, लेकिन मैं एक ही गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरेगा। समझ आया? यो मैम। ओके, आओ अब आते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक इज लाल किताब। लाल किताब IUCN मैनेज करता है इसको। इंटरनेशनल यूनियन क्या था फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंने बोल दिया। हाँ मनी, हम तमन्ना बोलो। मैम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कहती मैं भी हाथ नहीं मानूंगी, मैं भी पूरा बोल के दिखाऊंगी। ये सही है, अपना कलेश चलता है इनका। कर लो भाई हाथ नीचे, लो ताली ले लो, पढ़ा दो मुझे। देखो रेड डेटा बुक ने 2004 में बताई थी कि जो खतरे में है बहुत सारी स्पीशीज। क्या नंबर बोला था उन्होंने? मैं ये नंबर भूल जाती हूँ, क्या नंबर था? 784। 784। तो मुझे कभी याद नहीं होगा। मुझे इतना पता है कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा किसको था? इनवर्टिब्रेट को। इन्हीं को है ना? मैम शुक्र है, मुझे बस ऐसे याद है। मुझे ये नंबर कभी याद नहीं हुआ भाई साहब। कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद उन्होंने नीचे दिए जिससे कल भी हमने क्वेश्चन किया था, है ना?
कि कौन सा Yo-yo, bird ma'am. कहाँ से extend हुआ है। मैम डोडो है, डोडो इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं सकता, ये आपका मॉरिशस से एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। क्वागा इज अ प्लेन जेब्रा, जेब्रा आप देखते हो ना उसमें लाइनें होती है, इस पर धारियां नहीं होती। यो इतनी अनोखी चीज ना अफ्रीका में हो सकती है, ठीक है। अफ्रीका अपने आप में क्रिएटिव है, जंगल के मामले में अफ्रीका जैसा कोई बावला नहीं है, ओके ठीक है। तो अफ्रीका में आपको मिलता है क्वागा, दैट इज प्लेन जेब्रा, मतलब जेब्रा छोड़ो बिना धारियों वाला, तुम तो कुत्ता समझ लोगे है ना। नहीं मान, इतना बड़ा कुत्ता थोड़ी ना होता है। तुम्हारा पता नहीं, बोल दो कि कुत्ते ने खाना ज्यादा खा लिया आज आ जाओ। थैलेसीन, थैलेसीन इज टेस्मेनियन वुल्फ, तुमको याद है इवोल्यूशन पढ़ा था वहां पे, टेस्मेनियन वुल्फ था। अरे स्वाह याद है तुमको इवोल्यूशन पढ़े सदियां होगी। इवोल्यूशन का चैप्टर खोलना एक बार फटाफट से, वहां पे ऐसे चार्ट है, देखो टेस्मेनियन वुल्फ मिलेगा आपको वहां पे, देखो 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 मिलेगा, लिख लो। और उसी के पास लिखा ना ऑस्ट्रेलिया, एक्सटेंड हो गया अब ये, वहां लिखा है ऑस्ट्रेलियन में, देखो मिला। यो मैम नीचे ऑस्ट्रेलिया लिख लिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ओके। नाउ स्टेलर सी काउ, स्टेलर सी काउ उसकी तरह दिखती है, सीन की तरह दिखती है, रशिया से है, ठीक है। ये क्यों खत्म हुई है, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से खत्म हुई है, ठीक है। इसकी बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगी, डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखना ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल है, क्योंकि नीट में पूछा गया और ये एनसीईआरटी में आगे मेंशन किया। बाली, जवान एंड कैस्पियन, दीज आर द टाइगर की सब स्पीशीज, ये भी एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है। ये टैग इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, ओके। अब इधर आओ। अब जो हम अभी बात करें, अगर कितनी मास एक्सटेंशन होगी, आपने सुना भी होगा, अगर आपने कभी सुना हो, गीता में बोलते कि प्रलय आ चुकी धरती, धरती और प्रलय आएगी तो पानी की जगह धरती और धरती की जगह पानी हो जाएगा, सुना किसी ने? यो मैम। मतलब मेरे घर वाले अकेले नहीं डरा रहे, तुम्हारे भी डराते हैं, ठीक है। यो मैम। तो अभी तक हम बायो में मानते हैं, मतलब साइंस में मानते हैं कि 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, जिसमें से एक तो तुमको पता है डायनासोर, है ना, डायनासोर एक्सटेंड हो गए थे, राइट। तो वो टोटल 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटेंशन को, किसको ज्यादा खतरा है, कौन ज्यादा खतरे में है ना। कौन ज्यादा खतरे में, हमने कैसे किया था कि आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग से एक पंछी कटता है, पंछी जाके पेड़ पे गिरता है, विच इज अ जिम्नोस्पर्म, सॉरी पंछी जाकर एक बच्ची पे गिरा था, कौन थी हमारी कोई बच्ची, किसको गिराया था पंछी? दीक्षा पे। दीक्षा पे पंछी, दीक्षा इज मैमल, दीक्षा जाके जिम्नोस्पर्म पे गिरी, वो क्रिसमस वाला ट्री, जिम्नोस्पर्म जाके 2 किसके ऊपर गिर गया था, फ्रॉक के ऊपर, मेंढक के ऊपर, मेंढक के ऊपर गया। तो सबसे ज्यादा खतरे में कौन थे, हमने उल्टे से स्टार्ट किया था, सबसे ज्यादा खतरा था अपने मेंढक को 32%, उससे 1% कम कर दो तो किसको खतरा था, अपने जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म। उससे पीछे कर दो तो मैमल्स को 23% है, और उससे पीछे कर दो तो 12%। तो ये पूछेंगे कैसे, पूछ लेंगे आपसे ऐसे कि सबसे ज्यादा खतरा किसको, ऑप्शन देंगे, याद रखना सबसे ज्यादा खतरा है एम्फीबियंस को, एम्फीबियन की पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा खतरा है, ठीक है। और एम्फीबियन की पॉपुलेशन से हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, एम्फीबियन की पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ मिलती है, ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट। तुम मेरे साथ पेपर गलत करके आना वेस्टर्न घाट आपके नक्शे कदमों पर चलेंगे हम। अरे अरे वाह, मैंने इतनी सारी सही चीजें सुनाई, वो इसको याद नहीं, एक मैंने गलती से गलती बोल दी, वो याद नहीं दुनिया देखती नहीं अच्छाई, बुराई देखती है ठीक है। चलो ये भी इम्पोर्टेंट है, चलो आगे चलते हैं। इन जर्नल, अब ये जर्नल इन्होंने लिखा है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेज नंबर बता दो यार मुझे, नई और पुरानी बुक। मैम 264 264 दूसरी 222। देखो, तो कह रहे हैं इन जनरल बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट अगर हो जाए, चलेगी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हम भेज रहे हैं उसको, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, भूल जाओ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भूल जाओ, कम हो जाएगी। लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंट पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, ठीक है, वैसे सूखा पड़ता है तो अगर प्लांट है, मिट्टी है, वो उसको रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जब प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम है, वहां सूखा ज्यादा पड़ेगा, रिकवरी नहीं होगी, तो सूखा पड़ा रहेगा जगहों पे। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी, पानी की यूसेज, डिजीजेस ज्यादा फैल जाएगी। तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो ऐसा नेचर में सच में हुआ है, आप देख रहे हो ना कितनी जगह सूखा पड़ा, तो कहीं पहाड़ गिरने लग गए, तो वो इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस ही है। अगर आप देखो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी पे ऑब्वियसली फर्क पड़ा है, पानी की कमियां बहुत होने लगी है, डिजीज देख लो,
बहुत ज्यादा फैलने लगी है आजकल, राइट। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का रिजल्ट है जो हम फेस करते हैं। 3 रिजल्ट एनसीईआरटी ने मेंशन करे, 3 तुम्हें पता होने चाहिए। क्लियर? यो मैम। फोर इविल क्वाड्रेंट है जिससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। फॉल इविल क्वाड्रेंट जो रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, वैसे तो हम ही है लेकिन हम में भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉल इविल क्वाड्रेंट है सबसे पहला है। हमें याद कैसे करा था? हाँ, हो एसी। एच स्टैंड फॉर हैबिटेट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं इन चारों में से कौन है रिस्पॉन्सिबल? हैबिटेट यही है, ठीक है। मतलब किसी एरिया को काट दो तो ऑब्वियसली वहां स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। ओ से ओवर एक्सप्लोरेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से कौन एक्सटेंड हुआ है, किसी स्पीशीज एक्सटेंड हुई है, अभी बताया था मैंने। मैम डायनासोर। ओए काऊ। नहीं नहीं, डायनासोर एक्सप्लॉइट कैसे किया? जो तूने एक्सप्लॉइट कैसे किया डायनासोर है? उससे टमाटर बनवाती थी। इसको बाहर निकालो, बाहर टेलर्स काऊ फ्रेशिया। हाँ, स्टेलर सी का फ्रेशिया, बाहर निकल जा यहाँ से। ओवर एक्सप्लॉइटेशन डायनासोर की करके आई है बेटा। टूथपिक की जितनी होगी तुम उसके लिए खाएगा भी नहीं, ऐसे दांत साफ करेगा वो तुम्हारे से। ए से एलियन स्पीशीज इन्वेंशन। बेटे इनके एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स याद करके जाना, ठीक है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन कर रहे थे मैंने काफी सारे कल करवा दिए थे, तो इससे एग्जांपल्स याद करके जाना, उसके बिना बात नहीं बनेगी। एक क्वेश्चन आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जांपल से ही आएगा। और लास्ट है हमारा कि हम मरेंगे और तुमको भी लेके मरेंगे, है ना, को एक्सटेंशन। वेरी गुड। जो भी ऑर्गेनिज्म म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है वो सब ऐसे ही मर जाएंगे। अगर एक मर गया तो दूसरा मर जाएगा, राइट। एक दूसरे को अब क्यों कंजर्व करनी है बायोडाइवर्सिटी? अरे रीजन बता दो। तो हमने कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करा था। नैरो रेंज। 3 रीजन है, ठीक है। एक तो आर्ग्यूमेंट है, तो पहले है नैरो माइंडेडनेस से सोचो, तो नैरोली यूटिलिटेरियन कि मैं सिर्फ अपना फायदा सोचूं, है ना, यो मैम। यूज ओनली। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, दैट इज कि मैं सोचूं कि पूरे इकोसिस्टम को बचाना है, सेव इकोसिस्टम टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। और तीसरे एथिकल आर्गुमेंट। एथिकल आर्गुमेंट क्या कहती है? हम पूरे हाँ, कि हम कौन है ये डिसाइड करने वाले, कौन जिएगा कौन मरेगा, राइट। एथिकल आर्गुमेंट आपको ये कहती है। सो ये ज्यादा फिलोसफी भूल गई, ठीक है। ये ज्यादा फिलोसफिकल है, राइट। ये 3 रीजन हम कहते हैं ब्रॉडली बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। अब अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो जो जहां है उसके घर में जाके उसको बचाओ, ठीक है। तो प्रीति की बहकी बातों से उसके घर में जाके उसको बचाओ, या फिर उसको बाहर लेकर आओ, उसको जरा बाहर बताओ। तो बाहर लाके अगर बचाओगे तो एक्स सीटू कंजर्वेशन, घर में रह के बचाओगे तो इन सीटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क जहां है वहीं जाके बचा लो प्लांट्स एनिमल को। सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुव, हॉटस्पॉट्स, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू में आता है जैसे तुम्हारे जूस, बोटेनिकल गार्डन या जीन बैंक, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। हाँ मनीषा बोलो, बोला बेटा। हाँ मनीषा बोल। मैम जो नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होते हैं, ये जो 2-3 चीजें ना, इनमें कंफ्यूजन होती है कि इनमें डिफरेंस नहीं पता चलता। स्टडी मटेरियल मिला था तुम्हें? मैम मैम नहीं तो ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक पिक क्लिक करके देती हूँ जिसमें इन सबका डिफरेंस है, उसको अपने पे लिख लेना, ठीक है, लिख के हो जाएगा, राइट। सो इनके एग्जांपल्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैम। ठीक है जी। अब बताओ भी किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो डाउट। चैप्टर देखो हो गया खत्म। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 2 चीजें हुई थी। एक हुआ था अर्थ समिट। अर्थ समिट का कौन सा ईयर है? लास्ट पेज देखो। 1992।
1990 कहाँ पर हुआ है? रियो दी जेनेरो। रियो दी जेनिरो। और उसका मोटिव था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो और सस्टेनेबल ढंग से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करो। कि सारी कंट्रीज ने किया है या नहीं, इसी को चेक करने के लिए हुआ था वर्ल्ड समिट। ये कौन से ईयर में हुआ था? 2002 अफ्रीका अफ्रीका साउथ जॉइंट, अफ्रीका साउथ साउथ अफ्रीका इसलिए हुआ था, इसका पर्पस था टू चेक सक्सेस ऑफ और समिट। ठीक है, यो मैम। ओके बेटे जी। तो सर ने लेनी है क्लास आज? चलो आज मैं पोल नहीं रन कर रही।